तो 2017 में दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रूज जहाजों की यात्रा की। अब अगर आप गिनती कर रहे हैं तो यह ग्रीस की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। छुट्टियों पर जाने के मामले में यह अमेरिका की पसंदीदा पसंद बन गया है। ये समझना आसान है कि क्रूज जहाज पर सवार होना हर साल और ज्यादा लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है। क्रूज पर जाना नई पीढ़ियों के बीच भी फिर से चलन में आ रहा है। जेन वाई और मिलेनियल्स में से 2/3 लोगों का कहना है कि क्रूजिंग छुट्टियों का उनका नया पसंदीदा तरीका है। ऐसा कैसे? खैर, चलिए देखते हैं। पहले से योजना बनाना आसान है। जहाज पर आपको परिवार के सभी सदस्यों के लिए गतिविधियां मिल जाती हैं और एक ही यात्रा में कई अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता है। क्रूज बुक करने का एक अतिरिक्त फायदा ये है कि आप भविष्य की छुट्टियों के लिए नई जगहों को परख सकते हैं। जहाज पर मनोरंजन बेहतरीन होता है, जो यात्रियों को विलासिता का अनुभव देता है। वहां की सुविधाएं और रहने की व्यवस्था भी भरोसेमंद होती है। यह पर्यटकों को उस एहसास का अनुभव कराता है जिससे लोग ऑफिस की भागदौड़ से दूर सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल दुनिया की प्रमुख क्रूज लाइनों में से एक है, जिसका 2018 तक क्रूज बाजार में 19% से अधिक हिस्सा था। इसका बेड़ा कई श्रेणियों के जहाजों में विभाजित है, जिसमें वॉयेजर क्लास, रेडियंस और क्वांटम शामिल हैं। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल के प्रभावशाली बेड़े में सबसे नया जुड़ाव 2018 में बनाया गया था। वंडर ऑफ द सीज अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है। चूंकि इस शानदार लाइनर ने मार्च 2022 में ही अपनी पहली यात्रा पूरी की है, तो आइए उन अविश्वसनीय सुविधाओं पर एक नजर डालें जो यह अपने यात्रियों को प्रदान करता है। शुरुआत के लिए यह जहाज इतना बड़ा है कि इसे अलग अलग मोहल्लों में बांटना पड़ा। खैर, यह तो समझ में आता है क्योंकि वंडर ऑफ द सीज में लगभग 7,000 यात्रियों के रहने की क्षमता है। न्यूयॉर्क पसंद है? खैर, कोई चिंता की बात नहीं है। वंडर ऑफ द सीज का अपना सेंट्रल पार्क है, जिसमें देखने के लिए लगभग 10,000 पौधे हैं। जहाज का सेंट्रल पार्क सभी ओएसिस क्लास जहाजों की एक विशेषता है, जो उन मोहल्लों में से एक है। आइए कुछ अन्य क्षेत्रों पर नजर डालें। क्या कहते हैं? जैसे यह बोर्डवॉक, एक ऐसी जगह जिसमें एक आर्केड, एक कैंडी स्टोर और एक स्पोर्ट्स बार शामिल है। यह लंबी सैर के लिए सबसे उपयुक्त है। वंडर ऑफ द सीज पर एक पूल एंड स्पोर्ट्स जोन है। इन क्षेत्रों में जहाज के कई पूल और हॉट टब शामिल हैं। स्पोर्ट्स कोर्ट पर करने के लिए कई गतिविधियां हैं। फिर रॉयल प्रोमेनेड है, या अगर आप चाहें तो सिर्फ प्रोमेनेड। यह वंडर ऑफ द सीज का मुख्य मार्ग है, जहां बार, लाउंज और कॉफी या शानदार लाटे पीने की जगहें हैं। एंटरटेनमेंट नेबरहुड जहाज पर अवकाश गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ मेहमानों को एक कॉमेडी क्लब, एक आइस स्केटिंग रिंक और यहाँ तक कि एक थिएटर भी मिल सकता है। स्पा और फिटनेस क्षेत्र एक शांत जगह है जहाँ कई तरह के उपचार उपलब्ध हैं। वैसे फिटनेस सेंटर निःशुल्क है, इसलिए मेहमानों के पास लेग डे छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। वंडर ऑफ द सीज में एक अतिरिक्त 8वां जोन जोड़ा गया था। इसे सूट नेबरहुड कहा जाता है। ये सूट में रहने वाले मेहमानों के लिए बनाया गया एक विशेष क्षेत्र है। ओह, अब मैं समझ गया। ये जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। यहाँ मेहमानों के लिए रॉयल जिनी नामक विशेष स्टाफ सदस्य होते हैं। हाँ, अगर आप अपने स्वीट में चिराग रगड़ेंगे तो वे प्रकट हो जाएंगे। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। ये जिनी बटलर की तरह होते हैं। वे केवल कुछ ही केबिनों की सेवा कर सकते हैं। बेशक क्रूज लाइन चाहती है कि अन्य मेहमान इन क्रू सदस्यों से तरह तरह के सवाल पूछकर उनका समय बर्बाद न करें। यही कारण है कि जिनी सार्वजनिक क्षेत्रों में नेम टैग नहीं पहनते हैं। जहां तक इसके यात्रा कार्यक्रम की बात है, वंडर ऑफ द सीज को शुरू में चीन में होम पोर्ट किया जाना था, पर रॉयल कैरिबियन ने इसे अमेरिका ले जाने का फैसला किया। मार्च 2022 में जहाज ने 7 रात की पूर्वी और पश्चिमी कैरिबियन यात्राओं के साथ अपनी शुरुआत की। मई 2022 में वंडर ऑफ द सीज यूरोप की यात्रा के लिए निर्धारित है, जिसमें इसके मेहमानों के लिए बार्सिलोना और रोम से पश्चिमी भूमध्य सागरीय क्रूज की योजना बनाई गई है। यात्री स्पेन के पाल्मा डी मलोर्का और इटली के कापरी की यात्रा भी कर सकेंगे। गर्मियां खत्म होते ही वंडर ऑफ द सीज नवंबर 2022 से साल भर की यात्राओं के लिए फ्लोरिडा लौटने को तैयार है। इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है कि केवल एलर्जी और हे फीवर से पीड़ित लोगों के लिए एक विशेष क्रूज का नाम वंडर ऑफ द स्नीज रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब इतने विशाल जहाज की कल्पना करना कठिन है जो बोर्ड पर इतनी सारी सुविधाओं को समायोजित कर सके। उदाहरण के लिए टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 882 फीट थी, और वंडर ऑफ द सीज न केवल 1188 फीट लंबा है, बल्कि यह 36% अधिक ऊंचा और 34% अधिक चौड़ा भी है। लाइफ बोट्स की बात करें, जिसके बारे में मैं बताने ही वाला हूं, टाइटैनिक में केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो दुखद रूप से जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद सभी यात्रियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन वंडर ऑफ द सीज में लाइफ बोट्स की संख्या और भी कम है, सटीक रूप से कहें तो 18। अजीब और खतरनाक लगता है? खैर, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक लाइफ बोट में 370 लोगों तक के बैठने की क्षमता है। इसका मतलब है कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य, जो पूरी तरह से बुक होने पर अनुमानित 8000 लोग हैं, आपात स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। यदि हम किसी तरह दोनों जहाजों के बीच दौड़ लगा सकें, तो टाइटैनिक वास्तव में दोनों में से तेज जहाज था, जो वंडर ऑफ द सीज से 1 नॉट प्रति घंटा की गति से आगे था। आजकल क्रूज जहाज के यात्री नाव की गति के बजाय अनुभव में अधिक रुचि रखते हैं। यही कारण है कि आजकल जहाज कितनी तेजी से यात्रा कर सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। लागत के मामले में टाइटैनिक के निर्माण के समय इसकी लागत लगभग 7.5 मिलियन थी। यह आज के लगभग 200 मिलियन के बराबर है। वंडर ऑफ द सीज के बारे में क्या? खैर, इसे बनाने में 1.35 बिलियन की भारी लागत आई, जो इसे टाइटैनिक से 6 गुना अधिक महंगा बनाती है। क्यों ना हम टिकट की कीमतों की तुलना करें। खैर, इस मामले में टाइटैनिक पर सबसे सस्ता टिकट 7 पाउंड का था। यह आज के करीब $1000 है। वंडर ऑफ द सीज का सबसे सस्ता टिकट $423 है, लेकिन कीमतें स्थान, मौसम, यात्रा कार्यक्रम और रॉयल जिनी को दी जाने वाली टिप पर निर्भर करती हैं। और मुझे पता है कि आप पूछने वाले थे, हिमखंडों, आइसबर्ग का क्या? खैर, टाइटैनिक ठंडे उत्तरी अटलांटिक में चल रहा था, जहां आपको उनके लिए सतर्क रहना पड़ता था। वंडर ऑफ द सीज सुखद कैरिबियन में यात्रा करेगी, जहां आप सबसे बुरी स्थिति में ब्लैक जैक में 17 पर हिट कर सकते हैं। उफ, बस्ट हो गए। खैर, रॉयल कैरिबियन बेड़े के अपने अन्य सिस्टर जहाजों के साथ तुलना करने पर वंडर ऑफ द सीज उतनी ही प्रभावशाली है। कंपनी के शुरुआती जहाज लगभग 2500 लोगों को ले जा सकते थे। इसमें यात्री और कर्मचारी शामिल थे। ऐसे जहाज थे स्प्लेंडर ऑफ द सीज, लीजेंड ऑफ द सीज और उन सभी में सबसे छोटा थम्बेलिना ऑफ द सीज। नहीं रुको, वह एम्प्रेस ऑफ द सीज होना चाहिए। उफ, मेरी गलती। कंपनी के बेड़े के सबसे बड़े जहाज अब कुल मिलाकर लगभग 9000 लोगों को समायोजित कर सकते हैं। यह शुरुआती लाइनरों के आकार और क्षमता से लगभग 3 गुना है। वंडर ऑफ द सीज उनमें से एक है, साथ ही हार्मनी ऑफ द सीज और सिम्फनी ऑफ द सीज भी। क्या आपको यहाँ कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ, अगर आप कभी किसी ऐसे जहाज का सामना करें जिसके नाम में ऑफ द सीज हो, तो यह मान लेना सुरक्षित है कि वह रॉयल कैरिबियन का है। लेकिन अगर यह टूना का डिब्बा है, तो यह वास्तव में चिकन ऑफ द सी हो सकता है। अरे, मुझे टूना पसंद है। अब क्रूज जहाजों के आकार का चुनाव करना बिल्कुल स्थानीय संग्रहालय और पेरिस के लॉवर के बीच चुनाव करने जैसा है। यह सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। कुछ परिवार छोटे परिवेश को पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी बड़ी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें जरूरत की हर चीज मिल सके। ऐतिहासिक रूप से यह देखना भी उतना ही रोमांचक है कि समुद्री परिवहन के क्षेत्र में हम कितनी प्रगति कर चुके हैं। उदाहरण के लिए, एसएस रॉयल विलियम 1833 में लगभग पूरी तरह से भाप से चलने वाली पहली नाव थी जिसने ट्रांसअटलांटिक यात्रा की थी, और यह केवल 160 फीट लंबी थी और इसमें लगभग 155 यात्रियों के रहने की जगह थी। और अगर समुद्र शांत होता तो उन्हें कम झटकों का सामना करना पड़ता। इसी तरह दुनिया का पहला आधुनिक मेगा जहाज एमएस सोवरेन ऑफ द सीज था। 1949 में आया यही 808 फीट लंबा जहाज 3000 से कम यात्रियों को ले जा सकता था। नए क्रूज जहाजों में सिर्फ आकार और क्षमता ही नहीं बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों ने क्रूज ऑपरेटरों को यात्रियों की बोर्डिंग को तेज और सुचारू बनाने में काफी मदद की है। अगर अतीत में सभी यात्रियों को जहाज पर चढ़ने में 60 से 90 मिनट लगते थे, तो आजकल क्रूज जहाज ऑपरेटर 15 मिनट से भी कम समय में लोगों को आराम से व्यवस्थित कर लेते हैं। अब आप टिकट बुक करने के लिए उत्सुक होंगे, तो चलिए
वंडर ऑफ द सीज पर की जाने वाली कुछ दिलचस्प गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज का अनुभव करने वाले हैं। रॉयल कैरेबियन के सभी जहाजों में ढेर सारी कलाकृतियां हैं, लेकिन वंडर ऑफ द सीज तो उम्मीद से कहीं बढ़कर है। यहाँ जहाज के प्रमुख स्थानों पर अंतरिक्ष यात्रियों की मूर्तियां तक लगी हुई हैं। आपको पहला अंतरिक्ष यात्री प्रोमेनेड पर कांच के आर पार देखते हुए मिलेगा, जबकि दूसरा बोर्ड वॉक पर रॉक क्लाइंबिंग में व्यस्त है। तीसरा अंतरिक्ष यात्री फिल्म का शौकीन है, जो मूवी स्क्रीन के पास बैठने की जगह के नजदीक है। इन अंतरिक्ष यात्रियों को देखना मेहमानों के लिए काफी रोमांचक अनुभव है। जिन क्षेत्रों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां वंडर ऑफ द सीज में वर्चुअल बालकनी है। खराब मौसम में भी मेहमान बाहर का अनुभव ले सकते हैं, बिना हवा या बारिश की चिंता किए। जहाज पर किशोरों के लिए एक अलग जगह आरक्षित है। यहाँ एक विशेष क्लब है जिसमें प्राइवेट हॉट टब, सेल्फी एरिया, गेम्स और आरामदायक बैठने की जगह है। अंदर एक वेंडिंग मशीन, किताबों का दिलचस्प संग्रह और फुटबॉल टेबल भी मौजूद है। खैर, मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लो।